इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। इजराइल के हमले पर ईरान ने बड़ा बयान दे दिया है। हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है, हमारी सेना अब रुकने वाली नहीं है। इजराइल के हमले पर ईरान का यह बड़ा बयान। कर्नल राठौर, अब ईरान के समर्थन में आते कौन कौन से मुल्क आपको दिखाई दे रहे हैं? ईरान के समर्थन में अभी तक मैं जो देखा जाएगा तो आपको उनको समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं रूस से, चीन से, और उधर से अभी कोई खास समर्थन की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। सब लोग वेट एंड वॉच पे हैं। और जो इन्होंने बयान दिया है कि हमारी सेना पूरी तरह तैयार है, ये सेना का मुकाबला होएगा ही नहीं, इट इज़ टोटली एयर वॉरफेयर है। और ये उम्मीद की जा रही है, सारा ऑपरेशन इस उम्मीद पर बेस किया गया है कि वहां पर एक जन विद्रोह होगा और वहां पर ये सत्ता पलटी जाएगी। इसके ऊपर है, इसलिए 3-4 दिन 5 दिन में ये स्थिति साफ होती नजर आएगी कि किस तरफ ये युद्ध जा रहा है। अब ये युद्ध किस तरफ जा रहा है, आने वाले दिनों में ये पता लगने वाला है। अच्छा, मैं आपको बस ये जानकारी दे देना चाहती हूँ कि 8 देशों पर जो ईरान ने पलटवार किया है। अब पलटवार देखिए, इजराइल के मसले पर तो समझ में आता है, लेकिन बहरीन, इराक, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, कुवैत और कतर, इन सारी कंट्रीज पर इसीलिए ईरान ने अटैक किया है क्योंकि अमेरिका का मिलिट्री बेस इन अलग अलग इलाकों में मौजूद है। शैलेंद्र, आपके पास इस वक्त कोई जानकारी है तो जरा दर्शकों को बताइए। देखिए, अभी फिलहाल हमारे पास जो एक वीडियो आया है, मैंने आपके पास पहुंच गया होगा रूबिका, की एक वीडियो आया है जहां पर एक इंडियन स्टूडेंट जो है वो गुहार लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि वहां पर वो ईरान में इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि यहां पर एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल का समय है जो इस वक्त ईरान में है। तो जाहिर तौर पर ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है इस वक्त भारत सरकार के लिए भी, जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं। ऐसे में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे की जाए, और ऐसे वीडियोज़ हमारे पास, अगर हम आपको दिखा पाऊँ, यहाँ पर कुछ वीडियोज़ हमारे पास आए हैं जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि वहाँ पर माहौल बिगड़ रहा है ईरान में। हालांकि ईरान की तरफ से रिटेलिएशन किया गया है, ऐसे में उस पूरे रीजन में एक बड़ी तादाद में भारतीय काम करने के लिए जाते हैं, भारतीय वहां पर रहते हैं। तो ऐसे में जब पूरा रीजन इस तरफ जा रहा है, आपको ये भी याद दिलाते हैं, आपसे 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी इजरायल में थे तब भी उन्होंने कहा था कि उस रीजन में जो सुरक्षा है ये बहुत जरूरी है भारत के लिए भी। भारत के बहुत से लोग वहां पर रहते हैं, तो ये पूरा जो रीजन है इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं भारत पर भी आएगा। तो जाहिर तौर पर फिलहाल जो ये शुरुआत हुई है ईरान पर हमले को लेकर, ये फिलहाल थमने वाला नहीं है। कम से कम 4 दिन तक ऐसा माना जा रहा है कि ये वॉर चल सकती है, लेकिन उसके आगे भी ये देखना होगा कि ईरान ने जहां एक तरफ एक साथ 8 देशों पर रिटेलिएशन किया है, तो वो ये रिटेलिएशन कब तक जारी रख सकता है। तो ऐसे में कितना नुकसान होगा उन तमाम कंट्रीज के बीच में, और कहीं ना कहीं जो इसका ग्लोबल इंपैक्ट होगा उस पर भी देखने वाली बात होगी। ओके, और मैं ये बता दूं, कर्नल दानवीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल दानवीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं, स्थिति को कैसे एक्सप्लेन करेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए? देखिए, स्थिति इस समय डेवलपिंग है और इब्तदाई दौर है लड़ाई का, युद्ध का। और अगर वॉर के स्टेजेस और फेजेस के हिसाब से बात करी जाए तो सबसे पहले साइबर अटैक हुआ, उसके कम्युनिकेशन को क्रिपल किया गया, फिर उसके बाद में क्रूज मिसाइल से हमला हुआ, और सीड और डीड ऑपरेशन यानी सप्रेशन ऑफ एनिमीज एयर डिफेंसेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस साथ साथ चले। और उसके बाद में ईरान ने रिटेलिएट किया है। ईरान ने जितने भी अमेरिकन बेसेस वहाँ पर वो निशाना लगा सकता था, साध सकता था, उसको उसने साधा है, और उन मुल्कों के अंदर साधा है जिन्होंने अमेरिका का समर्थन किया है। ये याद रहे कि जॉर्डन और इजिप्ट ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जिन्होंने उनको टैसिट सपोर्ट दिया है उसको टारगेट किया है। वहीं रशिया और चाइना यूनाइटेड नेशंस में गए हैं और वो सीज फायर की मांग कर रहे हैं। जहाँ तक ईरान की टेरेन और ज्योग्राफी डिक्टेट करती है, वो ये कहती है कि यहाँ पर बूट्स ऑन ग्राउंड बहुत ही बेवकूफ़ी का काम होगा और ऐसा होने वाला भी नहीं है। तो ये पूरी की पूरी वॉर नेवल डायरेक्टेड एयर वॉर होगी और ये बहुत ही शिद्दत पकड़ेगी और आने वाले कुछ समय में, क्योंकि अभी बहुत इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा इस पूरी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ऑयल प्राइसेस और पूरे रीजन में एक एस्केलेशन बढ़ने की एक
एक आशंका जताई जा रही इंटरनेशनल है। प्रेशर आप कैसे डिफाइन करेंगे? इंटरनेशनल अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ वो रशिया तो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर ही रहा है और रशिया ने कह दिया है कि देखो ये बड़े शांति दूत बने घूम रहे थे और आज इनका असली रंग, अब उन्होंने बकायदा यही इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है ट्रम्प के शांति दूत होने का, कि ये है शांति दूत, असली रंग इनका सामने आ गया है। ये कैसे बनेगा इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा जब आपके ऑयल प्राइसेस बहुत ही स्काई रॉकेटिंग हाई हो जाएंगी, जब पूरे रीजन के अंदर अफरा तफरी हो जाएगी। मतलब आप देखिए ना, जी। पूरे सारे मिडिल ईस्ट पर अटैक कर दिया पूरा गया है। मिडिल ईस्ट जद में है और इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान अपना गेम अलग खेल रहे हैं। तो ये पूरा रीजन अगर डिस्टेबलाइज होगा तो उसका इंपैक्ट तो ग्लोबल होगा ना, और कोई नहीं चाहेगा कि ऐसे मौके पर आपके कंट्री की इकोनॉमी जो है पूरी डिस्टेबलाइज हो जाए। इसके अंदर सारे लोग शामिल हैं, इसके अंदर पूरा यूरोप शामिल है, इसके अंदर अमेरिका खुद इम्पैक्ट होगा, भारत जैसा मुल्क इम्पैक्ट होगा, साउथ ईस्ट एशिया इम्पैक्ट होगा। तो ये इतना आसान और सरल ब्लैक और वाइट गेम नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये ईरान और इजराइल दोनों की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वॉर में हम कहां तक पहुंचे, हमने क्या किया। अभी हमने आपको बताया था कि ईरान ने ये कहा कि हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है, हम हर कार्रवाई करने को एकदम पूरी तरह से तैयार है, मुस्तैद है। अब इजराइल का बड़ा बयान आया। इजराइल क्या कह रहा है? वी हैव इंडिकेशंस ऑफ हिट्स ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ इरानियन लीडरशिप। आप समझिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। जब इजराइल ये बड़ा दावा करता है कि ईरान के बड़े नेताओं को अटैक किया है उसने। अब ईरान में गिनती के आप 5 बड़े नेता हैं जिनके नाम ले सकते हैं। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या इस वक्त हिफाजत में है खामनेई, क्योंकि उनके घर पर अटैक किया गया था। जो पहले कुछ अटैक हुए थे इजराइल की तरफ से, उसमें बताया गया कि जो सुप्रीम लीडर खामनेई हैं उनके निवास पर अटैक किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर हो जाती है जब इजराइल की तरफ से ये दावा किया जाता है कि हमारे पास ये इंडिकेशंस हैं कि कुछ बड़े लीडर्स, बड़े फिगर्स को हमने इस बार मार गिराया है। बात बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इंडिकेशन तो बिल्कुल ये है कि उन्होंने इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक करी हैं और जो टॉप लीडरशिप है उसको निकालने का प्रयास किया है। क्या वो सफल रहा है, सफल नहीं रहा है, इसके बारे में दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईरान को भी पता था कि अब हमला आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में क्या खमनाई अपने निवास में रहेंगे या कहीं और चले जाएंगे, अंडरग्राउंड शेल्टर्स में चले जाएंगे, सेफ जगह चले हमें जाएंगे? तो जानकारी ये थी कि वो सेफ जगह ले जाए जा चुके हैं। वो इस वक्त कई लोग तो तेहरान में ये भी मौजूद कह रहे नहीं थे है। कि कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो अपना देश छोड़ के जा चुके हैं। हाँ, मतलब ऐसी भी खबरें आ रही थी। तेहरान में नहीं है, ये हमें जानकारी मिली और आधिकारिक नहीं है, क्योंकि वो तो ईरान को ही बताना जब जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी, जब तक आधिकारिक रूप से कोई चीज की पुष्टि ना हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना जबरदस्त फॉग होता है लड़ाई के दौरान इस समय कि आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कोई भी चीज नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों पक्ष दावा और काउंटर दावा करेंगे। अच्छा, अब एक और बड़ी खबर मैं बता देती हूँ। ईरान की तरफ से अपने लोगों को एक मैसेज जारी किया गया, एक संदेश दिया गया है। क्या कहा गया है कि हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि तमाम तरीके की सुविधाओं से इस वक्त हम लैस हैं, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। All societal needs will be met. There is no concern regarding the supply of essential goods. यानी जो ज़रूरत आम ज़िंदगी और रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं, ईरान में उसकी कमी हम नहीं होने देंगे। ये ईरान गवर्नमेंट की तरफ से उसकी जनता को दिया गया संदेश है। ये भी कहा गया है कि स्कूल और जो विश्वविद्यालय हैं वो आगे जब तक आदेश नहीं आता है बंद रहेंगे, लेकिन बैंक्स जो हैं वो जारी रहेंगे, ताकि अगर किसी को अपने पैसे निकालने हैं या कोई बैंक की सुविधा चाहिए तो वो उसे मिलेगी। बैंक्स विल कंटिन्यू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द नोबल पीपल ऑफ ईरान। Government offices will operate at 50% capacity for the time being. यानी मान लीजिए अगर वहां 8 घंटे काम हुआ करता था तो अब वो 4 घंटे ही होगा। अब ये क्लियर कर दिया गया ईरान की तरफ से।